ड्रामा की स्टार्टिंग शुरू होती है जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने आई होती है, पर यहाँ पर उसे पहले रिजेक्ट कर दिया जाता है ये बोलकर कि उसकी एज भी 30 ईयर्स की हो चुकी है और ख़ास करके उसके पास एक बच्चा भी है, तो उन्हें ऐसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं। सूजी कहती भी है कि उसे अब लॉयर का लाइसेंस भी मिल गया है, तो भी वो लोग उसे यहाँ काम देने के लिए नहीं मानते और उसे यहाँ जाने के लिए बोल देते। तो सूजी भी गुस्से में फिर कंपनी के बाहर निकलती है। तभी इतने में वो देखती है कि एक लेडी यहाँ पर रो कर जस्टिस के लिए भीख मांग रही होती है और वो सूजी को लॉयर समझकर जल्दी से उससे कहने लगती है कि प्लीज़ तो मेरी हेल्प कर दो। तो सूजी उन आंटी को रोने से रोकती है और कहती है कि आप मुझे क्लियरली बताओ हुआ क्या है, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो फिर वो आंटी उसे रोते बताती है कि मेरा बेटा जो कि 18 ईयर्स का था, उसने लोन शार्क से पैसे लिया था और उन लोगों ने उससे अपने पैसे निकलवाने के लिए मार ही डाले, इसलिए वो अपना केस किसी लॉयर को देने के लिए आई होती है। पर यहाँ सूजी उन्हें अंदर जाने से रोकती है कि उनकी हेल्प कोई नहीं करेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि आंटी बिल्कुल सही कह रही है। वो पूछती है कि आप मुझे बताओ कि आखिर ये लोन शार्क का बॉस कौन है। तो फिर वो बताती है कि कोई मिस्टर फू है। सूजी फिर घर आने के बाद अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उससे किसी मिस्टर फू के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है जो कि कोई फेमस बंदा है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि इस शहर में तो सिर्फ एक ही मिस्टर फू है और वो है सीहाई ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर फूशन। तो सूजी तुरंत ही मान लेती है कि हाँ वही बंदा होगा और यहाँ सूजी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि फूशन ही वो बंदा है जो कि वो लोन शार्क का बॉस है। वो कहती है कि अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी उसके नजदीक जाने का ताकि उसके सारे क्राइम के एविडेंस ढूंढ सकूं। फिर सूजी एक कैफे शॉप में काम करने का नाटक कर रही होती है और अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मिस्टर फूशन अक्सर इसी कैफे में आता रहता है तो वो उसे यहाँ मिल सकता है। लेकिन सूजी की फ्रेंड को शक होता है कि आखिर वो इतने बड़ी कंपनी का सीईओ है, वो ऐसे लोन शार्किंग वाले क्राइम में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। फिर इतने में फूशन यहाँ कैफे में पहुंच जाता है और वो अपनी एंट्री मार रहा होता है और सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि लगता है यही वो बॉस है। फिर वो तुरंत ही टेबल पे टिश्यू रखने के लिए जा रही होती है और उसे टकरा जाती है और जब उसे देखती है तो उसे कहने लगती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। इतने में फिर यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगता है कि पार्ट टाइम वर्कर ठीक से काम करो। सूजी का प्लान होता है कि वो टिश्यू रखने के बहाने यहीं पर ही खड़े रहकर उसकी बातें सुनेगी, पर वो टिश्यू रखते समय उसे देख के डर रही होती है। तो पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ही नर्वस लग रही हो। तो सूजी ठंडी लगने का बहाना करती है और जल्दी से जाकर टेबल साफ करने का एक्टिंग करने लगती है। इतने में फूशन से मिलने के लिए यहाँ पर कोई लड़की आई होती है और वो उससे चिल्ला रही होती है कैसे कैसे तुम मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकते हो, तुम्हारी और मेरी शादी तुम्हारी ग्रैंड मैम ने तय करी है और वो चाहती है कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनूं। तो फूशन फिर भी कह देता है कि मैंने ये शादी ऑलरेडी तोड़ चुका हूँ और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मैटर मैं खुद सॉल्व कर लूंगा कि मुझे ग्रैंड माँ को कैसे बताना है। फिर लड़की गुस्से में यहाँ टिश्यू बॉक्स उठाकर फूशन के सर पे मारने वाली होती है, पर उस टिश्यू बॉक्स में तो रिकॉर्डिंग थी इसलिए सूजी आकर जल्दी से रोकने लग जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। तो ये लड़की तो गुस्से में सूजी के सर पर एक वाइन की बोतल फोड़ देती है और सूजी के सर में चोट आ जाता है तो वो तो बेहोश होकर गिरने वाली होती है। तभी यहाँ फूशन जल्दी से संभालने लगता है और इतने में फूशन का असिस्टेंट और सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं और पहले तो इस लड़की को यहाँ से बाहर लेकर जाते। सूजी तो यहाँ बेहोश होते होते लॉ का एक कानून बताने लगती है कि दूसरों को हार्म करने पर कौन सी सजा होती है। फूशन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। सूजी कहती कि कुछ नहीं और फिर उसकी कलीग बैठकर उसे मेडिसिन लगा रही होती है और साइड में खड़े होकर फूशन उसे देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आखिर किसी लड़की को परस्यू कैसे करते। तो उसका असिस्टेंट समझ जाता है और पूछता है कि बॉस क्या आप सच में उस लड़की को पसंद करने लग गए हो। तो फूशन कहने लगता है कि आज तक जितनी भी लड़कियां उसने देखा है वो सभी बस उसके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए आती थी, लेकिन ऐसी उसने पहली बार देखा जो उससे प्रोटेक्ट करी थी शील्ड की तरह, तो इसलिए वो बहुत ही उसे इम्प्रेसिव लग रही होती है। शेन कहने लगता है कि वैसे भी मेरी ग्रैंड माँ ऑलरेडी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और उनका कहना है कि इस साल तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं। असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस किसी भी लड़की को परस्यू करने के लिए कभी भी डायरेक्ट इनिशिएटिव लेना चाहिए क्योंकि लड़कियों को पसंद नहीं कि उनके पीछे लगा जाए और उन्हें परेशान किया जाए। तो फूशन कहता है कि ठीक है फिर मैं समझ गया, ये तो बहुत ही सिंपल है। वो तुरंत ही फिर सूजी के पास जाकर उसे सभी के सामने पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनते के साथ ही असिस्टेंट सोचता है कि बॉस भी ना, फिर वो तुरंत ही उसे रोकने लगता है कि बॉस ऐसा डायरेक्ट थोड़ी ना बोल रहा था, अब तो वो आपको पक्का मना कर देगी। पर तभी सूजी कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ।
असिस्टेंट तो शौक रह जाता है और फूशन पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। और वो मन में सोचती है कि अब मुझे इसके खिलाफ एविडेंस ढूंढने तो मुझे इसके पास ही जाना पड़ेगा, और शादी के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन कहाँ हो सकता है। और वो उसे रूल्स बताने लगती है कि शादी के बाद हम लोग एक घर में ज़रूर रहेंगे, लेकिन तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में नहीं आ सकते हो, और पहले हम दोनों अपनी फीलिंग्स को कल्टीवेट करेंगे, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो फूशन तो यहाँ पर सूजी के सारे रूल्स के लिए हाँ बोलते थे। तो वो शौक हो जाती है कि तुम इतनी जल्दी मान रहे हो। तो वो कहता है कि अगर मैंने किसी को लाइक करने का सोचा हो तो मैं पूरा उसके ऊपर ट्रस्ट करूँगा। सूजी सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये गैंगस्टर बॉस इतना अच्छा टाइप का होगा, लेकिन आखिर मैं इसे ये सच कैसे बताऊँ कि मेरे पास तो मेरा बच्चा भी है। वो सोचती है कि लेकिन पहले तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, और ऊपर से मेरा बेटा बाऊ तो अभी मेरी फ्रेंड के घर पे, तो इसे थोड़ी ना पता लगने वाला है, मैं तो इसके घर पे लेने के लिए जा रही हूँ। फिर वो कहते कि ठीक है, अभी हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। फिर दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवाने। और फिर फूशन सूजी को अपने घर ले आता है। यहाँ पर सारे गार्ड्स इन लोग का वेलकम कर रहे होते हैं और सूजी को मैडम बोल रहे होते हैं। सूजी जब यहाँ फूशन का विला देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी जल्दी से शन उसका मुंह बंद करता है और उसे कहता है कि डरो मत, ये सारे मेरे बॉडीगार्ड्स हैं जो कि यहाँ तुम्हें और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो चलो अब हम अंदर चलते हैं। ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। और फिर सूजी अपने लिए एक रूम चूज करके उसमें रहने के लिए आ जाती है। तो फूशन उससे पूछता है कि तुमने इतना दूर वाला रूम क्यों चेंज करी हो, बाकी रूम तो फिर भी मेरे रूम से नज़दीक है। तो सूजी कहती है कि जितना ही हम दूर रहेंगे उतनी जल्दी तो हम एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे। तो फूशन कहता है कि ठीक है, और फिर वो बाहर चला जाता है। और सूजी सोचती है कि ऑफ कोर्स मैंने इसलिए यहाँ पे ली हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं जल्दी से यहाँ से भाग सकूँ। मुझे पता है तुम जैसे गैंगस्टर बहुत ही ज़्यादा रूथलेस होते हो, लेकिन वो सोच में होती है कि तभी तो वो डरावना नहीं लग रहा था। फिर वो ब्लैक ड्रेस पहनकर उसके स्टडी रूम में कुछ ढूंढने के लिए जाती है ताकि वहाँ उसके खिलाफ उसे कुछ एविडेंस मिल जाए। पर तभी वो झाँक कर देखती है कि फूशन यहाँ अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट बता रहा होता है कि बॉस कंपनी में एक स्पाई आ गया है, तो इसलिए हम सभी अंडर कवर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो फूशन कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। सूजी ये सब सुनकर शॉक होती है और फिर वो जब रात में फूशन के रूम में जाने वाली होती है तभी वो देखती है कि वो खड़े होकर रीड कर रहा होता है और वो तो मूवी देख रहा होता है, पर सूजी को यहाँ दिखता नहीं है और वो छुपकर सुनने लगती है। उसे फाइटिंग की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि फूशन किसी का खून कर रहा है, तो ये बहुत ही डर जाती है और सूजी से कुछ आवाज़ हो जाती है। तो फूशन जल्दी से पूछने लगता है कि यहाँ पर कौन है, और वो ढूंढ रहा होता है। तो सूजी छुपी हुई होती है, पर तब ये तो इसके पीछे आ जाता है और वो सूजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात में। तो वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो बस ऐसे ही तुम्हें देखने के लिए आ गई थी। तो फूशन पूछता है कि तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तो सूजी बताती है कि ये मेरी नाइट ड्रेस है, लड़कियों को ऐसी अलग अलग स्पेशल तरह की नाइट ड्रेस पहनना पसंद है। फिर तभी इतने में सूजी को छींक आने लगती है। तो शेन कहता है कि बाहर मत खड़ी रहो, अंदर आ जाओ। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ पर तो कोई खून भी नहीं है। तो सोचती है कि लगता है इसने इतनी जल्दी क्लीन भी कर दिया। फिर तभी इतने में फूशन सूजी को पीछे से कोट पहनाने जा रहा होता है, तो वो तो डर जाती है और पूछती है कि क्या है। तो बताता है कि तुम्हें ठंडी न लग जाए इसलिए। तो सूजी ले लेती है और फूशन उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी नर्वस क्यों नजर आ रही है। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, आखिर यहाँ पर इतने सारे कोट पहने हुए ठग्स जो खड़े रहते। तो वो कहता है कि वो सब बॉडी गार्ड है, वो भी तुम्हें और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिक्र मत करो, हम दोनों अपनी रिलेशनशिप धीरे धीरे डेवलप कर ही लेंगे। और फिर वो उसे पानी निकाल कर दे रहा होता है और कहता है कि ना तुम आज रात मेरे रूम में सो जाओ। तो सूजी तो तुरंत ही उससे पानी पकड़ाती है और कहती है कि नहीं मैं अपने रूम में सो जाऊंगी, और वो जल्दी से भाग लेती है। फिर सुबह उठने के बाद जब सूजी अपने रूम से बाहर आती है तो सारी मेड उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगती है। तभी सूजी ये देखकर सोचती है कि यही रिच लोगों की लाइफ है, वो खुश होने लगती है। पर फिर वो अपने आप को होश में लाती है कि उसने ये सारे पैसे लोगों को ठग कर कमाया है, तो ये कोई अच्छे पैसे की अमीरी लाइफ नहीं है। मेड फिर सूजी को बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है और बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर सूजी जब आती है तो देखती है कि फूशन यहाँ अपने असिस्टेंट के साथ होता है और वो लोग इसी मैटर पे बात कर रहे होते हैं कि अगर वो अंडर कवर एजेंट मिल गया तो वो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं है। तो सूजी यहाँ पर बैठकर सोच रही होती है कि वो फिर से किसी को मारने का सोच रहे हैं, मुझे कैसे भी करके इसका एविडेंस ढूंढना होगा। फिर जैसे यहाँ फूशन सूजी को देखता है तो वो पूछता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो। तो वो कहती है कि एक्चुअली मुझे नाइफ से खाने नहीं आता। तो फिर वो अपने मेड को कहकर तुरंत ही उसे चॉपस्टिक दिलवाता है। सूजी तो सोच रही होती है कि मुझे कैसे भी करके इसका फ़ोन लेना होगा क्योंकि इसके फ़ोन में ही मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर वो यहाँ बहाने से फ़ोन उठाने की कितनी कोशिश करती है,
पर फूशन देख ही लेता है तो सूजी फिर चॉपस्टिक नीचे गिरा देती है और उसे कहती है कि तुम उसे उठा के दे दो। फिर फूशन जब तक चॉपस्टिक उठाने जाता है तब तक सूजी जल्दी से उसका फोन उठाकर अपने कपड़े में छुपा लेती है और फिर यहाँ वो मजे में ब्रेकफास्ट करने का नाटक करती है और सोचती है कि मैंने तो कितनी इजीली ले ली, इसे पता भी नहीं चला। फिर इतने में असिस्टेंट आकर फूशन को बताने लगता है कि उसके जरूरी बिजनेस पार्टनर का भी उसे कॉल आने वाला है। तो फूशन देखता है कि उसका फोन नहीं है, वो पूछता है कि फोन कहाँ चला गया। तो असिस्टेंट सारी मेट के ऊपर फिर शक करने लगता है और वो सभी को लाइन से खड़ा कर देता है और उनसे पूछता है। तो वो लोग कहती है कि उन्होंने फ़ोन नहीं चुराया है। फूशन बताता है कि बस आप लोग अगर मुझे सिंपली मेरा फ़ोन दे देंगे तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। वो फ़ोन अभी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें एक ज़रूरी पार्टनर का कॉल आने वाला है, साथ ही उसमें मेरी कंपनी के स्पाई के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन है। सूजी तो डरने लगती है कि मैं तो ऐसे पकड़ी चली जाऊंगी। फिर वो चुपके से यहाँ से भाग रही होती है पर तभी इतने में फ़ोन की रिंग बज जाती है और सभी लोग सुन लेते हैं कि फ़ोन यहाँ सूजी के पास है। फिर फूशन सूजी से पूछता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों चुरा रही थी। तो सूजी कहती है कि मैं बस कुछ देखना चाहती थी और वो तुरंत ही उसका फ़ोन वापस करती है। फिर फूशन कहता है कि मैं समझ गया, लड़कियां कभी भी लड़कों का फ़ोन इसलिए चेक करती है क्योंकि वो इनसिक्योर फील करती है। मेरी वाइफ बस जानना चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई और तो है कि नहीं, और वो ये पता करने के लिए मेरा फ़ोन चुपके से ले रही थी। वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए सब सीक्रेटली करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे डायरेक्ट भी पूछती ना तो मैं सब बताता, मैं तुमसे कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ। फिर फूशन यहाँ सूजी को अपना फ़ोन दे देता है कि लो तुम जो चाहे वो चेक कर लो। सूजी कहती है क्या सच्ची। फूशन अपने असिस्टेंट को बता देता है कि उसके जो पार्टनर का कॉल आने वाला था उससे कह दो कि वो कभी और मुझे कॉल करे क्योंकि आज मेरा फ़ोन मेरी वाइफ के पास रहेगा और वो अच्छे से चेक कर सकती है। ये सुनने के बाद सारी मेट्स कहने लगती है कि बॉस तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। फिर सूजी कहती है कि सच्ची में लेके जाओ ना, तो ठीक है फिर मेरा खा के हो गया, और वो उसका फ़ोन लेकर अपने रूम में भाग जाती है। और फिर सूजी फूशन का फ़ोन लेकर सोच रही होती है कि बस मुझे एक बार तुम्हारे खिलाफ एविडेंस मिल जाए फिर मैं तुम्हें जेल भेज के रहूँगी। फिर ये उसका फ़ोन देखती है तो इसमें उसे अपनी फ़ोटोज़ मिलती है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि वो तो मेरी इतनी केयर कर रहा है और मैं यहाँ उसे इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। दूसरी ओर फूशन का असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और एक बच्चे की फ़ोटो देकर बता रहा होता है कि यह असल में उसका बच्चा है, लेकिन अभी ये पता नहीं लगा है कि उस बच्चे की मॉम कहाँ पर है। तो फूशन ऑर्डर देने लगता है कि जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ सूजी यहाँ सपने में अपना वन नाइट स्टैंड याद कर रही होती है और ये भी कि कैसे उसके डैड ने फिर उसे घर से बाहर निकाल दिए थे और फिर हॉस्पिटल में सूजी का बेबी हुआ था। फिर सूजी ये सपना देखने के बाद जाग जाती है और तुरंत ही अपने बेटे बाव को वीडियो कॉल लगाती है और वो कहता है कि फाइनली मॉम आपने मुझे याद तो करी। सूजी अपने बेटे से पूछती है कि तुम आंटी के घर पे अच्छे से रहे हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मॉम, मैं देखो यहाँ पर कितने अच्छे से काम भी कर रहा हूँ। और वो पूछने लगता है कि मॉम आप कहाँ पर हो। तो सूजी बताती है कि मुझे अब नई जॉब मिल गई ना, तो मैं कंपनी में हूँ। फिर सूजी कॉल रखने के बाद सोचती है कि मेरे बेटे को पता तक नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से अपना ये मिशन कंप्लीट करना होगा और अपने बेटे के बारे में किसी को पता भी नहीं लगने देना होगा। सूजी विंडो से झाँक देखती है कि फूशन गार्डन में, तो ये सोचती है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ एविडेंस चाहिए। फिर वो छुप कर जाती है यहाँ फूशन की बातें सुनने के लिए। फूशन अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है और तभी सूजी यहाँ नीचे बैठकर छुपी हुई होती है। इतने में उससे कुछ आवाज़ होती है तो असिस्टेंट पूछता है कि यहाँ पर कौन है। तो सूजी तुरंत ही म्याऊं करने लग जाती है। तभी फूशन देख लेता है कि वही छुपी हुई है तो वो कहता है कि रहने दो, एक जंगली बिल्ली आई है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप जानते हैं कि मैडम वहाँ आपको सुनने की कोशिश कर रही है, तो भी क्या आपको मैडम स्ट्रेंज नहीं लगती है। तो फूशन कहता है कि मुझे तो वो बहुत ही क्यूट लग रही है। असिस्टेंट शॉक होता है कि सच में। तब यहाँ सूजी तो बहुत ही खुश हो रही होती है और सोचती है कि मैं कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी जैसी इतनी समझदार स्पाई कहीं हो ही नहीं सकती। फिर वो सोचती है कि मुझे आखिर इन लोग की कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। फिर वो और पास जाती है उन लोग की बात सुनने के लिए और तभी उसे कैक्टस कट जाता है। तो सूजी दर्द के मारे जैसे चिल्लाती है तो फूशन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी जल्दी से बोलने लगती है कि कुछ नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, मैं तो बस यहाँ पर प्लांट्स कट कर रही थी। और वो कटिंग का बहाना करने लगती है और फूशन अपने असिस्टेंट से बोल देता है कि तुम अभी जाओ, कंपनी की बात हम लोग कंपनी में करेंगे। तो सूजी ये सुनकर गुस्सा होती है कि यहाँ पर कर लेते तो क्या हो जाता। शैन यहाँ पर सूजी से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा कटिंग स्टाइल तो बहुत ही स्पेशल है। तो वो कहती है कि हाँ, इसे मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। फूशन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये सब काम तो ठीक है, लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें ग्लव्स पहन लेना चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसके हाथ में फूकने लग जाता है। तो सूजी जल्दी से अपने हाथ दूर करती है और वो शाय हो रही होती है और वो फूशन से कहने लगती है कि मुझे भी कंपनी में काम करने जाना है।
तो वो कहता है कि ठीक है तुम कर सकती हो और तुम्हें जो पोजीशन चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो पूछता है कि तुम्हें क्या काम करना है। तो सूजी कहती है कि वो तो तुम्हें कल पता लग जाएगा। फिर फूशन यहाँ अपनी कंपनी जाने के लिए जब कार में आके बैठता है तो वो सूजी का इंतजार कर रहा होता है। तभी सूजी यहाँ जब तैयार होकर आती है और कार में बैठती है तो फूशन तो शॉक रह जाता है कि वो पूरा क्लीनर के गेटअप में आई है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुम्हें क्लीनर की जॉब करनी थी। तो सूजी कहती है कि तो क्या हो गया, वैसे भी कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। तो फूशन मान जाता है और फिर सूजी उसकी कंपनी आने से पहले के टाइम पर ही बाहर निकलने जा रही होती है। तो फूशन पूछता है कि पहले आ तो जाने दो। सूजी कहती है कि नहीं, मैं अभी कोई लाइमलाइट नहीं चाहती हूँ, तो मैं अगर कोई मेरे साथ देखेगा तो फिर वो लोग पक्का मेरे बारे में फिर गॉसिपिंग करने लग जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे कलीग्स मेरे बारे में ये सारी बातें करें। फिर सूजी यहाँ सीढ़ी से चढ़ते हुए नीचे गिर जाती है तो फूशन जल्दी से फिर उसे उठाने में हेल्प करता है। फिर सूजी एम्बेरस होते हुए जल्दी से कंपनी के अंदर भाग जाती है और फिर जब वो यहाँ कंपनी में सारे अपने कलीग्स के साथ फिर वो सभी के साथ मैनेजर की रिपोर्ट करनी चाहती है कि वो यहाँ न्यू स्टाफ है और आज उसका फर्स्ट डे। तो फिर मैनेजर उसका वेलकम करवाता है और उसे काम समझा देता है। सूजी जैसी चली जाती है तो फिर मैनेजर सारे बाकी क्लीनर को समझा रहा होता है कि उन सभी को सूजी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर क्यों। तो वो न्यूज़ दिखाने लगता है कि वो असल में प्रेसिडेंट की फ्लैश मैरिज वाइफ है। तो सभी लोग कहते हैं कि यानी वो तो बॉस की वाइफ हुई। फिर सूजी अलग अलग जो भी काम करनी चाहती है वहाँ पर वो सारे उसके कलीग वो काम उससे ले लेते और उसे करके दे देते ताकि उसे कोई चोट ना आए। सूजी तो पूरी की पूरी शौक रह जाती है कि वो ये सभी क्यों कर रहे हैं। फिर फूशन यहाँ अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। तभी सूजी उसकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ ऑफिस के बाहर आकर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर क्लीनिंग करने का काम कर रही होती है। तभी फूशन आकर उसे बाहर से खड़ा होकर देख रहा होता है। सूजी जैसे उसे देखती है तो वो डर के नीचे गिरने लगती है। फिर यहाँ पर सूजी बहाने से उससे पूछ लेती है कि यहाँ पर मीटिंग रूम है तो उसका ऑफिस कहाँ पर है। तो बताता है कि वहाँ पर है। फिर सूजी तुरंत ही एक्टिंग करती है कि मुझे मिलती भी नहीं लेकिन तुम्हें खुद खरीद के लाना पड़ेगा। फूशन मान जाता है और जैसे ही वो यहाँ से जाता है तो सूजी जल्दी से फिर उसके ऑफिस में आकर कुछ ना कुछ एविडेंस ढूंढने में लग जाती है और सोचती है कि वैसे तो मैंने इसके ऑफिस का क्या हाल बना दिया। फिर इतने में फूशन यहाँ ऑफिस में आता है तो वो सूजी को आवाज़ देता है। सूजी कहती है कि रुको अभी मैं एविडेंस ढूंढ रही हूँ। तो वो पूछता है कि कैसा एविडेंस। तो सूजी तक शॉक हो जाती है कि उसने उसे कैसे बता दी। फिर यहाँ वो पूछने लगती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और तुमने मिलके भी खरीद ली। फूशन पूछता है कि हाँ वैसे ये बताओ कि तुम कौन से एविडेंस की बात कर रही थी। तो सूजी कहती है कि मैं प्रूफ ढूंढ रही थी ताकि मुझे पता चल सके कि तुम मुझे प्यार करते हो कि नहीं। और वो पूछती है कि वैसे मिल्क की शॉप तो इतना दूर है तो तुम इतनी जल्दी कैसे आए। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी कोई नहीं पड़ी तभी तुम असली वाली मिल्क टी नहीं बल्कि फेक वाली लिख रहे हो। तो फूशन जल्दी से स्ट्रॉ डालकर उसे टेस्ट कराता है कि वो तो सच में अच्छी वाली है। तो वो पीने लग जाती है और यहाँ वो उसे बताता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ भी ऑलरेडी लेने जा रहे थे तो मैं परफेक्ट टाइम पर पहुंच गया और मुझे उन लोगों से तुम्हारी फेवरेट फ्लेवर वाली मिल गई। इतने में सूजी फिर काम का बहाना करके यहाँ से जाने करती है पर फूशन जल्दी से उसे रोक लेता है और फिर वो उसे यहाँ किस करने वाला होता है। इतने में असिस्टेंट आ जाता है और वो इन लोग को देखकर जल्दी से मुड़ जाता है और कहता है कि बॉस मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं बस आपको बताने आया था कि अभी आपको मीटिंग के लिए चलना है। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है और फिर फूशन यहाँ सूजी को समझाता है कि तुम ऑफिस के बाद मेरा इंतज़ार करना, हम लोग फिर साथ में घर चलेंगे। और वो उसे मिल्क टी भी पकड़ाता है तो सूजी बताती है कि वो सच में डिलीशियस है और वो बाहर आ जाती है और फिर सोचती है कि मैं कितनी चालाक हूँ। वो याद करती है कि उसने टेबल के नीचे ऑलरेडी अपनी रिकॉर्डर छुपा चुकी है जिससे अब वो उसकी आवाज़ सुनेगी। और वो सोच रही होती है कि बस अभी वो कोई मीटिंग के लिए गया है ना, मुझे पता करना होगा तो खिलाफ एविडेंस मिलेंगे तभी तो मैं इसका क्राइम प्रूव कर पाऊंगी। दूसरी ओर यहाँ फूशन अपनी मीटिंग में होता है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को समझा रहा होता है कि उन लोगों को कैसे भी करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना होगा। सूजी जब यहाँ सुन रही होती है तो उसे ये सुनाई देता है कि वो प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए कोई भी मेंस अप्लाई करने के लिए बोल रहा होता है और साथ ही में किसी को कंपनी से हटाने के लिए भी बोल रहा होता है। तो सूजी को लगता है कि इसका मतलब है कि वो खून करने की बात कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और सोचती है कि मुझे इस चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करना होगा पर तभी उसे पता लगता है कि उसका रिकॉर्डर इसी टाइम पे ख़राब हो गया। फिर वो इसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोर्ड के सहारे छिपते हुए उसके गेट के सामने खड़ी हो जाती है पर तभी वो जो बोर्ड पकड़ी थी वो हट जाता है और उसकी आवाज़ से फूशन भी देख लेता है कि सूजी यहाँ बाहर ही खड़ी है। तो सूजी फिर उसे हाई करने लगती है और फूशन उसके पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी बताती है कि मैं बस पाइप की क्वालिटी चेक कर रही थी। तो वो कहता है कि ये सब मेरी वाइफ को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत यहाँ से सूजी को उठा के लेके जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो
फुशियन के बारे में सोचकर सपना देखकर उठती है और खुश होने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि आखिर मैं एक लॉयर हूँ तो मैं क्रिमिनल के प्यार में कैसे पड़ सकती हूँ। फिर इतने में सूजी को उसकी कोई पुरानी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहने लगती है कि जब से तुम ऑर्फनेज से निकली हो हम लोग तो कभी मिले ही नहीं। और फिर वो उसे क्लास रियूनियन पार्टी में आने के लिए बोल रही होती है तो सूजी मना करने लगती है कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि प्लीज़ आ जाओ ना, देखो वहाँ पर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हान भी आने वाला है और उसको तो तुमने 5 साल तक डेट करी थी ना, तो कम से कम उसे ही मिलने आ जाओ। सूजी तो भी नहीं मान रही होती है तो वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, प्लीज़ मेरा साथ देने के लिए आ जाओ, मैं असल में अकेली हूँ। तो फिर सूजी को मानना पड़ जाता है। दूसरी ओर फुशियन यहाँ कंपनी में होता है और अपना फाइल देखने में बिजी होता है। तभी उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि मैडम कुछ अजीब है और वो कुछ तो छुपा रही है। तो फुशियन कहता है कि मुझे लगता है कि उसे मेरे खिलाफ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इतना तो समझ गया हूँ कि वो बहुत ही अच्छी है और वैसे भी मैंने उसे पसंद करा हूँ तो मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करने वाला हूँ। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वैसे अभी सूजी कहाँ पर है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि वो आज क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गई है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्टी में यहाँ पर सारे क्लासमेट आए होते हैं और वो लोग यहाँ सूजी के एक्स बॉयफ्रेंड हान की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितना फेमस लॉयर बन गया और उसने अपने करियर में कितना आगे बढ़ा है। तो वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो रहा होता है। तभी सूजी भी यहाँ पार्टी में एंटर होती है और तभी हान उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सूजी उसे इग्नोर करते हुए पीछे चली जाती है और अपने बाकी क्लासमेट से बात कर रही होती है। फिर सूजी के एक क्लासमेट उसे हान के बारे में बताने लगती है कि उसने खुद का लॉ फर्म खोल लिया है और वो अब टॉप लॉयर बन चुका है। तो हान कहता है कि बस बस और तारीफें कम करो। फिर ये लोग यहाँ सूजी से पूछ लगती है कि तुम भी तो लॉ की पढ़ाई कर रही थी ना, तो तुम क्या बनी हो। उनमें से एक बताता है कि इसे लॉयर का लाइसेंस भी मिल गया है। तो फिर दूसरी कहने लगती है कि फिर तो पक्का सूजी ने बहुत सारे पैसे कमाई होगी और वो अब एक बड़ी पोजीशन पर होगी। पर सूजी यहाँ कुछ भी नहीं बता रही होती है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है। फिर उनमें से एक बताने लगता है कि उसने सुना है कि सूजी का तो बच्चा भी है और फिर दूसरी बताती है कि उसकी तो ऑलरेडी अब शादी भी हो चुकी है। तो फिर सभी शौक हो जाते हैं और सूजी के हस्बैंड के बारे में पूछ लगते हैं कि आखिर वो है कौन, वो क्या काम करते हैं। तो सूजी इन लोग को नहीं बताना चाह रही होती है और वो कहती है कि वो बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई और कोई नहीं। तो ये लोग कहने लगते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को यहाँ बुला क्यों नहीं लेती हो, हम लोग तो उससे मिलना चाहते हैं। तो फिर सूजी बहाना करती है कि वो असल में बिजी है और वो यहाँ नहीं आएगा। और इतने में फुशियन का यहाँ सूजी को कॉल आ भी जाता है और वो बताने लगता है कि आज मैं लेट कर आऊँगा क्योंकि मुझे डिनर के लिए जाना है। तभी सूजी की फ्रेंड को पता लग जाता है कि उसके हस्बैंड का कॉल है। तो वो तुरंत ही फ़ोन लेकर उसे बताने लगती है कि सूजी यहाँ पार्टी में आई हुई है और वो काफ़ी ड्रंक हो गई है, तो तुम उसे पिक करने आ जाओ। ऐसा बोलकर वो जल्दी से कॉल कट कर देती है और सूजी को यहाँ गुस्सा आता है और वो सोचती है कि फुशियन इतना बिजी रहता है, वो थोड़ी ना यहाँ पर आने वाला है। फिर वो इन लोग की बातों से परेशान हो जाती है और कहती है कि इस पार्टी में आकर ही मैंने सबसे बड़ा गलत काम करी हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी हान जल्दी से जाकर सूजी को रोकने लगता है और उससे पूछता है कि क्यों ना हम स्टार्ट ओवर करें, आखिर हमारी 5 साल की रिलेशनशिप थी, ऐसे तो तुम थोड़ी ना मुझे भूल जाओगी। सूजी याद करने लगती है कि जब वो हान को डेट कर रही थी तो वो जो भी पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे कमाती थी वो सारे वो उसकी पढ़ाई में लगाया करती थी ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और एक अच्छा लॉयर बन सके। ऐसे ही उसने उसका यूज़ करता गया और जब आखिर में अब्रॉड जाने की बारी आई तो उस टाइम पर उसने अपने करियर को चूज़ किया और सूजी से साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो सूजी तो ये सुनने के बाद शॉक हो गई थी कि वो उसका यूज़ करने के बाद अब उसे छोड़कर जा रहा है। तो वो कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से मुझ पर पैसे लगाई थी, मैंने कोई बोला नहीं था। और फिर ये बोलकर वो चला जाता है। फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और हान सूजी को कहने लगता है कि हमारा तो बच्चा भी है तो उसे अब हम दोनों साथ में मिलकर पाल लेंगे। तो सूजी उसे साफ मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है और वह ऐसे जाने की कोशिश करती है तो भी हान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। सूजी उसे चिल्लाती है कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जी लूंगी लेकिन तुम जैसे बंदे के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगी। और फिर तभी सूजी को आवाज़ आती है कि उसकी फ्रेंड को यहाँ गुंडे परेशान कर रहे, तो वो जल्दी से अंदर आती और उन्हें चिल्लाती है। सूजी अपनी सारी फीमेल क्लासमेट को बचाने के लिए आगे आती है और उन गुंडों से कहने लगती है कि अगर तुम लोग हमारे एक को भी हाथ लगाए ना तो अच्छा नहीं होगा, हम सभी मिलकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वो कहते हैं कि तुम लोग तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और यहाँ पर तुम लोग कोई पुलिस को भी नहीं बुला सकते। तो फिर ये लड़कियां तो डर जाती है और उन सारे गुंडों से कहने लगती है कि तुम्हें अगर कोई चाहिए तो इसी को ले लो ना। और वो सूजी को ही ऑफर करने लगते हैं कि देखो ये कितनी ब्यूटीफुल भी है। सूजी की फ्रेंड भी उसे धोखा दे देती है तो सूजी सभी से कहती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुम लोग की हेल्प करने आई थी। फिर सूजी इन गुंडों को डराने लगती है कि देखो मुझे हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मेरा हस्बैंड अब यहाँ पर आएगा ना तो तुम सभी को छोड़ेगा नहीं और फिर मैं तुम लोग की गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि तुम लोग का क्या हाल होगा।
सूजी की क्लासमेट्स यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ सूजी का हस्बैंड यहाँ पर आ गया ना तुम लोग बचोगे नहीं। और एक तो उनमें से बताती है कि सूजी का हस्बैंड यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है और वो तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो इस सुनते के साथ ही सारे गुंडे हंसने लग जाते हैं। और तभी इतने में हम देखते हैं कि शैन यहाँ क्लब में अपने सारे गार्ड्स के साथ एंट्री मार रहा होता है। और जैसे ही गुंडे सूजी को हाथ लगाने जाते हैं तो वो यहाँ पर पहुँच जाता है और चिल्लाता है। फिर कुछ गार्ड यहाँ पर इन लोग की धुलाई भी कर देते तो बाकी सब डर के मारे नील डाउन करते हुए माफी मांगने लगते हैं कि हमें छोड़ दो। सूजी के पास जल्दी से फुशन आता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सभी लोग तो यहाँ पर फुशन को देखते रह जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि सूजी का हस्बैंड तो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर यहाँ सूजी फुशन के साथ जब बाहर जा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि कहीं इसने मेरी और हान की बात तो नहीं सुन लिया होगा। फिर तभी इतने में हान इन लोग को देखने के साथ ही यहाँ सूजी के सामने आ जाता है और वो सूजी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी सूजी फुशन को बताती है कि ये मेरा पुराना कलीग है और फिर वो हान को मना करने लगती है कि हमारे पास गाड़ी है। तो हान देखता है कि पीछे एक स्कूटी खड़ी है तो कहने लगता है कि जरूर यही तुम्हारी गाड़ी होगी और वो इसी बंदे की होगी। सच में ऐसा चालू बंदा ही मिला था तुम्हें। देखो तुम मेरे पास आओगी ना तो एक अच्छी लाइफ जी पाओगी। मेरे पास क्या क्या नहीं है, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ और उसके पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो फुशन उससे पूछता है कि तुम हो कौन। तो हान फिर अपने बारे में बताने लगता है कि वो कितना बड़ा लॉयर है और अपने लॉ फर्म के बारे में भी बताता है और कहता है कि तुमने कभी सुना तो होगा नहीं। चलो अच्छा तुमने सिहाई ग्रुप कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, वो अब मेरा बिजनेस पार्टनर है। तो फुशन कहता है कि अच्छा उस कंपनी ने आखिर तुम जैसे बंदे के साथ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, मैंने तो नहीं सुना। सूजी मन में सोच रही होती है कि ये पागल अपने आप को एम्बैरेस करवा रहा है। इतने में फिर यहाँ असिस्टेंट कार लेकर आ जाता है और उसके लिए कार का डोर ओपन करके कहने लगता है कि मिस्टर फू आके बैठो। तो हान तो शौक रह जाता है कि क्या ये तुम्हारी कार है। तो वो फुशन यहाँ सूजी को ले जाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी है। तो फिर हान कहने लगता है कि सच में सूजी मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तुम तो कितनी ज्यादा चालाक निकली, तुमने इतना ज्यादा अमीर बंदा फंसाई हुई हो। पहले तो तुम कितनी गंदी दिखा करती थी तभी तो मैंने तुम्हें छोड़ा था और मेरे जैसा लॉयर तुम नहीं ढूंढ पाई तो तुमने किसी और को फंसा ली। सूजी ये सब सुन रही होती है और यहाँ फुशन को गुस्सा आने लगता है। तो सूजी उसे रोकती है और कहती है कि रहने दो, कोई अगर खराब है तो हम क्यों खराब बने, और वैसे भी जो चीज़ बीत गई वो बीत गई। फुशन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि उसका जो लॉ फर्म था उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और सभी को इस बारे में नोटिफाई कर दो कि कोई भी उस लॉ फर्म के साथ काम नहीं करेगा और खास करके उस बंदे के साथ तो बिल्कुल नहीं। और फिर फुशन सूजी को बताने लगता है कि वैसे तुम्हें पता है मुझे पता लगा कि मेरी कंपनी में जो स्पाई घुसा है वो कोई और नहीं बल्कि एक लॉयर है और वो चुपके से मेरी कंपनी के सीक्रेट्स पता लगा के जाना चाहता है। और वैसे अभी तुमने भी तो बताई थी ना कि तुम भी एक लॉयर हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन हो सकता है। तो सूजी कहती है कि जो भी वो बंदा होगा आखिर वो थोड़ी ना क्लीनिंग स्टाफ के पास काम करने गया होगा, वो तो वहाँ पे जाएगा ना जहाँ पर तुम्हारी फाइल्स की एक्सेस उसे इजीली मिल सके। शेन कहता है कि अच्छा। सूजी सोचती है कि ये तो इतना ज़्यादा बुद्धू और सीधा सा है तो ये गैंगस्टर बॉस कैसे हो सकता है। फिर इतने में फुशन पूछने लगता है कि वो खराब बंदा सच में क्या तुम्हारा एक्स था। तो सूजी फिर उसके बारे में उसे बताने लगती है कि जब वो दोनों डेट कर रहे थे तो उसने पार्ट टाइम जॉब्स करके उसके स्टडी में भी पैसा लगाई थी, पर उस सब का सिला उसने ये दिया कि उसने उसे छोड़कर चला गया। फुशन ये सब जाने के बाद सूजी से कहने लगता है कि ऐसे बंदे को तो तुम भूल ही जाओ, देखना आगे मैं तुम्हें कभी किसी को बुली नहीं करने दूंगा। और फिर यहाँ फुशन जैसी सूजी को किस करने वाला होता है, इतने में सूजी के फ़ोन पर उसकी फ्रेंड की कॉल आ रही होती है। तो वो तुरंत ही बहाना करती है कि मुझे यहीं पर ही उतार दो, मुझे कुछ काम है। पर वो जैसी कार से बाहर निकलती है तो देखती है कि ये तो बीच रोड है। फिर फुशन भी कहने लगता है कि अंदर आ जाओ नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। तो सूजी फिर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। फिर इसके बाद सूजी अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई होती है अपने बेटे बाव को पिक करने के लिए, क्योंकि वो असल में बीमार हो गई होती है और वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही होती है। तो सूजी तो उसे थैंक्स करने लगती है कि इतने दिन के लिए सही उसने उसके बेटे का ख्याल रखी। हम यहाँ फुशन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में आने के बाद बाव का ही फोटो देखकर अपने असिस्टेंट को अपने बेटे के बारे में पता लगाने के लिए बोल रहा होता है। और फिर सूजी तो यहाँ बाव को लेकर फुशन के घर में रहने के लिए आ जाती है। और फिर तभी यहाँ इसके बेटे को रात में भूख लग जाती है तो सूजी उसे चुपके से लेकर यहाँ किचन में आ जाती है और कहती है कि बिल्कुल आवाज़ मत करना। फिर लोग जब खाने की स्नैक्स यहाँ पे लेकर निकाल रहे होते हैं
तभी बाव से वो नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर फिर फुशियन यहाँ पहुँच जाता है और सूजी से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सूजी जल्दी से पहले तो अपने बेटे को छुपा लेती है और फिर यहाँ फुशियन को बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं कुछ खाने आई थी। तो फुशियन कहने लगता है कि तुम ये सब क्यों खाने जा रही हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी सब बना देता हूँ। पर सूजी जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपना सो जाओ। फुशियन फिर भी नहीं मान होता है तो भी सूजी उसे भेज के ही मानती है और फिर वो जल्दी से अपने बेटे को बाहर निकालती है। तो वो उससे पूछने लगता है कि मम्मी आखिर वो बंदा कौन है। तो सूजी कहती है कि वो असल में मेरा कलीग है और देखो अभी तुम्हें उसे अपने बारे में बिल्कुल पता नहीं लगने देना कि तुम भी यहाँ पे रहते हो। फिर नेक्स्ट डे बाओ यहाँ रूम में खेल रहे होते हैं और सूजी और फुशियन कंपनी जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी इतने में बाओ का खिलौना यहाँ नीचे आके गिरता है। तो वो सूजी देख लेती है और वो जल्दी से उसे छिपाने के लिए किक मारती है। तो फुशियन पूछता है कि क्या हुआ। तो सूजी फिर उसे डांस करके दिखाने लगती है कि मैं बस डांस प्रैक्टिस कर रही थी और फिर वो चक्कर खाने का नाटक करने लगती है। तो फुशियन जल्दी से उसे सोफा पे लेके जाता है, उसे क्या कर रहा होता है। इतने में असिस्टेंट आ जाता है और वो फुशियन को उसके बेटे बाव का फोटो दिखाते हुए बताने लगता है कि उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है। फुशियन फिर कंपनी जाने के लिए निकल रहा होता है और कहने लगता है कि आज वो उसकी वाइफ को नहीं लेके चलेगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सूजी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है। तो फुशियन जल्दी से जाता है उसे समझाने के लिए कि वो अभी घर पे रेस्ट करे। तभी सूजी सोच रही होती है कि आखिर अभी वो क्या डॉक्यूमेंट देख रहा था, ज़रूर उसमें कुछ उसे एविडेंस मिल जाएगा। इतने में फुशियन कहने लगता है कि वाइफ अब मैं कंपनी जाता हूँ, तुम आराम से अपना ख्याल रखो। और फिर ऐसा बोलकर उसे किस करने वाला होता है पर तभी इतने में पीछे से एक एरोप्लेन आकर उसके ऊपर लड़ता है। तो फुशियन देखता है कि ये तो बच्चे को खिलौना है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई बच्चा है। सूजी मना भी करने लगती है पर फुशियन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बोलकर पूरा घर ढूंढने के लिए बोलता है। तो इन लोग को बाव के बारे में तो कुछ नहीं पता लगता, बल्कि एक मेड यहाँ अपने बच्चे को लेकर आई होती है और वो सॉरी कहने लगती है कि आज घर पे कोई नहीं था इसलिए वो लेकर आ गई अपने बच्चे को। सूजी तो खुश हो जाती है कि वो तो बाल बच गई। अगर इन लोगों ने बाव को देख लिए होते तो फिर अभी उसका सारा प्लान खराब हो जाता। फिर फुशियन अपने असिस्टेंट के साथ तुरंत ही कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। सूजी सोचती है कि मुझे जल्दी से बाव को यहाँ से लेकर जाना होगा, नहीं तो मेरा दिल ये चीज़ हैंडल ही नहीं कर पाएगा। मैं कितना डर गई थी। फिर वो तुरंत ही रूम में जाती है और बाव के सारे कपड़े पैक करने लगती है। तभी वो वहाँ पर आता है और कहता है कि मॉम लगता है आप लॉ भूल चुकी हो। फिर वो लॉ बताने लगता है कि किसी किराएदार को घर से निकालने के लिए उसे 3 दिन पहले एडवांस में बताना पड़ेगा, ऐसे ही वो एंड टाइम पे उसे ऐसे नहीं भगा सकते। तो सूजी कहती है कि ये सारी बकवास बंद करो, अभी तुम्हारी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो तुरंत ही लगेज पैक करके उसे लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशियन अपने असिस्टेंट के साथ उसी मिल्क टी शॉप के बाहर आया होता है और असिस्टेंट बताने लगता है कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसे पता लगा है कि उसका बेटा अक्सर इस मिल्क टी शॉप में आया करता है और वो और उसकी मॉम के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो लोग ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। तो फुशियन तो कहने लगता है कि मुझे उस लड़की के बारे में तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर मेरा बेटा एक बार मिल जाएगा तो मैं उस लड़की को भी एक अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा। और फिर सूजी तो यहाँ अपने बेटे बाव को लेकर जब यहाँ से चले जाती है तो फुशियन घर आया होता है और वो देखता है कि सूजी यहाँ घर पे नहीं है और उसे मैसेज करके गई है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो 2 दिन बाद आएगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी अपनी फ्रेंड के घर पे रहने के लिए आ गई होती है और उसे कॉल करके बता देती है कि मैं बस 2 दिन यहाँ पे रहूँगी, उसके बाद मैं घर ढूंढ लूँगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से रह सकती हो। फिर फुशियन का असिस्टेंट उसे इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसके बेटे के बारे में पता लग गया है और वो एड्रेस बता देता है। तो फिर फुशियन वहाँ से अपने बेटे को पिक करने के लिए निकलता है। फिर मॉर्निंग में जब यहाँ सूजी उठती है तो उसे अपना बेटा कहीं यहाँ घर में नजर ही नहीं आता और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सोचती है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर वो फुशियन को अब सारा सच बता देगी तो शायद मेरा बेटा बच जाएगा। वैसे भी मेरी और उसकी अब शादी हो चुकी है, तो क्या पता वो इतनी मेरे ऊपर मर्सी कर ले और मुझे और मेरे बेटे की जान छोड़ दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशियन ने तो बाव को यहाँ अपने घर लेकर आ गया होता है और उसे यहाँ अच्छे अच्छे खाने खिला रहा होता है। तो बाव तो बड़े मज़े में खाने एंजॉय कर रहा होता है और सारी मेड और असिस्टेंट उसे ही देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी बाव यहाँ बताने लगता है कि मेरी मॉम कहती है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ का मौका मिले तो उसे पूरा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो चीज़ कब ख़त्म हो जाए। तो फिर ये सुनने के बाद असिस्टेंट कहने लगता है कि लगता है यंग मास्टर की लाइफ सच में बहुत ही मिजरेबल रही होगी।
तभी इतने में सूजी यहाँ फुशियन के घर पहुंचती है उसे सच बताने के लिए, पर तभी वो देखकर शॉक हो जाती है कि बाव यहाँ पर है। फिर वो छुप कर देखने लगती है और सोचती है कि इसने बाव को यहाँ पर क्यों लेकर आया। लगता है इसे मेरी अंडर कवर आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है और इसलिए इसने मेरे बेटे को यहाँ पर लेकर आ गया, उसे किडनैप करके रख के मुझे पकड़ने के लिए। वो डर जाती है कि अगर अभी मैं उसके पास नहीं गई तो वो पक्का मेरे बेटे की जान ले लेगा। फिर वो इतनी डर जाती है कि तुरंत ही उसके सामने आ जाती है और यहाँ पर फुशियन उससे बाव से मिलवाने लगता है। पर सूजी तो यहाँ तुरंत ही नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी जान छोड़ देना। तो फुशियन तो यहाँ जल्दी से सूजी को उठाता है और पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्या कर रही हो। तो सूजी को पता लगता है कि इसे तो अभी मेरे बेटे के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा और न ही मेरी आइडेंटिटी के बारे में। फिर वो तुरंत ही अपने बेटे को इशारा कर देती है कि तुम बिल्कुल भी मुझे मॉम मत कहना। और तभी इतने में बाव सूजी को मॉम कह भी देता है। तो सूजी तो अब इतनी डर जाती है कि उसे चक्कर आने लगते हैं कि अब तो वो छोड़ेगा नहीं। पर तभी फुशियन जल्दी से सूजी को खड़ा करने लगता है और उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ, तुम्हारी तबीयत तक ठीक नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर फुशियन बाव से कहता है कि वैसे तुमने एकदम सही बोला है, ये अब से तुम्हारी नई मॉम है। तो सूजी तो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि वो अपने बेटे की न्यू मॉम बन चुकी है। फिर सूजी अपने बेटे से अकेले में बात करनी चाहती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए और उसके बेटे कैसे बन गए। तो फिर ये बताता है कि असल में मिस्टर फुशियन ने मुझे यहाँ पर लेकर आए और अपना डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने बताया कि वो मेरे असली डैडी है। सूजी को फिर अब जाके पता लगता है कि उसका वन नाइट स्टैंड कोई और नहीं बल्कि वही है। वो तो खुश होने लग जाती है कि मैं तो अनएक्सपेक्टेडली उसकी वाइफ भी बन गई। तभी बाव कहने लगता है कि मॉम फिर से आपको एक सपना देखने लग गई हो। तो सूजी उसे डांटने लगती है कि तुम्हें फिर भी मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। तो बाव बताता है कि मैं पहले खुद टेस्ट करना चाहता था कि वो सच ही मेरे डैडी है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं पहले ही आपको बता दूं और बाद में ये बात झूठ निकली तो फिर आपको भी डिसअपॉइंट फील होता। सूजी कहती कि ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे एडवांस में बताना। तो बाव कहता है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गया। तभी सूजी उससे कहने लगती है कि देखो अभी मैं जो चीज़ तुम्हें बताने जा रही हूँ वो ध्यान से याद रखना कि तुम्हें अपने डैड को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता लगने देना है कि मैं असल में तुम्हारी असली मॉम हूँ। तो बाव पूछता है कि मॉम आखिर क्यों, अब तो आप दोनों की शादी भी तो हो गई ना। तो सूजी कहती है कि वो तुम नहीं समझोगे, अभी ये मैटर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ अभी मेरे लिए छुपाना होगा। फिर इतने में यहाँ पर फुशियन पहुँच जाता है और पूछता है कि तुम दोनों आखिर क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में जम गई है। फिर वो बाव से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी न्यू मॉम पसंद आई। तो वो कहता है कि हाँ पसंद आई। फुशियन अपने बेटे बाव को समझाने लगता है कि देखो तुम मेरे बेटे हो तो जितने तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो उतनी ही मेरे लिए मेरी वाइफ भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए उसे अच्छे से रिस्पेक्ट देना और अपनी मॉम ही समझना। ये सब सुनने के बाद सूजी खुश होती है कि फुशियन के दिल में मैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ कि वो मुझे अपने सगे बेटे की तरह इम्पोर्टेंट समझ रहा है। फिर इतने में यहाँ फुशियन बाव से कहने लगता है कि तुम मुझे अपनी मॉम के बारे में बता सकते हो वो कहाँ पर है। तो इस सुनते के साथ ही सूजी जल्दी से कह देती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गई है। तो फुशियन कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तो सूजी तो सोचने पड़ जाती है कि वो क्या बहाने बनाए। तभी जल्दी से बाव कहता है कि एक्चुअली मैंने न्यू मॉम को बताया था, मेरी मॉम कोई काम से अभी अब्रॉड गई है तो अभी तो हमारी कॉल पे बात नहीं हो पाएगी, तो जब वो वापस आएंगी तब मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। ये सुनते के साथ ही फुशियन कहने लगता है कि आखिर वो कितने इररिस्पॉन्सिबल मॉम है, इतने छोटे बच्चे को छोड़कर वो ऐसे कैसे जा सकती है। और वो सूजी से भी कहने लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना कि आखिर कोई एक मॉम ऐसा कैसे कर सकती है। सूजी कहती है कि बात तो सही है लेकिन क्या पता कुछ रीजंस रहे होंगे। पर यहाँ फुशियन तो बाव से कहने लगता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी मॉम से ले लूँगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। सूजी कहने लगती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, उसकी मॉम ने उसे इतने सालों से पाली है तो कितने मेहनत से पाली होगी और तुम ऐसे कैसे उसके बच्चे को ले सकते हो। तो फुशियन कहने लगता है कि वो उसे ऐसे छोड़ कर चली गई, इसका मतलब है कि उसे अपने बच्चे की कोई नहीं पड़ी है, तो मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रख लूंगा और उसकी कस्टडी लेने के लिए मैं बेस्ट लॉयर को ढूंढूंगा। तो सूजी तो शॉक में आ जाती है और उसे मना करने लगती है। तो फुशियन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो। तो फिर जल्दी से बाव बात को संभालते हुए कहने लगता है कि डैड आखिर लड़कियों वाली बात एक लड़की ही समझ सकती है ना, तो इसलिए आप लोग इस बात पे भी आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस ये है कि मेरे पास अब एक कंप्लीट फैमिली है। फिर सूजी जब यहाँ बाव के साथ रूम में आती है तो वो मन में सोच रही होती है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरे बच्चे का एक गैंगस्टर डैड है, इसलिए मुझे अपने बेटे को उससे दूर लेके जाना होगा। फिर वो उसे समझाने लगती है कि देखो वो फुशियन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए हो सके तो उससे जितना हो सके उतना दूर रहो। तो बाव कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि डैडी बहुत ही अच्छे हैं। तो सूजी कहती है कि वो दिखने में इतना अच्छा लगता है लेकिन
वो है नहीं। इवन मैं भी उससे इतना अट्रैक्टिव फील करती हूँ, तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। और वो तो अभी तक यही समझ रही होती है कि वो ऐसा बंदा है जो बिना सोचे समझे किसी को मार भी सकता है। वो अपने बेटे से कहने लगती है कि मैं तुम्हें चाहे जो चाहे खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। फिर इतने में मेड यहाँ केक लेकर आती है और बताती है कि मास्टर ने यहाँ दोनों के लिए केक भिजवाया है। तो सूजी जल्दी से पहले बाव को रोकती है और कहती है कि ऐसे मत खाओ, क्या पता इसमें जहर मिला होगा। तो फिर वो तुरंत ही नीडल डाल के चेक करने लगती है और पता लगता है कि इसमें कोई जहर नहीं है। फिर बाव कहने लगता है कि मॉम आप इतने सारे ड्रामास देखना बंद कर दो, ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। और वो जल्दी से केक खाने लगता है और उसे भी टेस्ट कराता है। फिर नेक्स्ट डे फूशन यहाँ बाव के लिए खिलौने वाली बंदूक लेकर आता है, तो उसे देखकर बाव खुश हो जाता है और यहाँ फूशन उसे खेलना सिखा रहा होता है। इतने में सूजी जब ऐसे उसे अपने बेटे की तरफ बंदूक करते हुए देखती है तो वो तो डर जाती है और जल्दी से आकर उससे प्रोटेक्ट करने लगती है कि इतनी सी बात पर एक बच्चे को मारने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि अरे ये खिलौना है, तुम क्या बोल रही हो। फिर यहाँ पर बाव को तो वो खिलौने वाली बंदूक बहुत ही पसंद आ जाती है। तभी सूजी से कहने लगती है कि ये सबसे बाद में खेलना, अभी तुम्हारा होमवर्क करने का टाइम है, और वो उसे अंदर रूम में लेके जाती है। फिर फूशन यहाँ सोच ही पड़ जाता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको क्या हुआ। तो फूशन कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही जल्दी क्लोज नहीं हो गए। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस मैं तो बोलता हूँ कि ज़रूर मैडम इस बात से अपसेट होंगी कि आपका पहले से किसी और वुमेन के साथ बचा था, इसलिए वो बस दिखा नहीं रही है लेकिन अंदर से अपसेट होंगी। तो फुशिन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए मुझे जाना चाहिए उसका मुंह ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ सूजी अपने रूम में आने के बाद अपने और बाव के कपड़े पैक कर रही होती है उसके साथ यहाँ से भागने के लिए, और वो कहती है कि रुको मैं बाहर से देख कर आती हूँ कि भागने का रास्ता क्लियर है कि नहीं। पर तभी जैसे वो बाहर आती है तो वो फूशन से टकरा जाती है और तभी यहाँ फूशन तो उसे उठा के रूम में ले आता है। सूजी डर जाती है कि लगता है अब उसे पता लग गया कि मैं यहाँ से भागने वाली थी, इसलिए अब ये मुझे मारने वाला है। पर फूशन तो अचानक से सूजी को किस करता है और फिर उसे बताने लगता है कि सॉरी मैं असल में अपने बेटे को यहाँ तुम्हारी परमिशन के बिना लेकर आ गया, और मुझे पता है तुम इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होंगी, तो मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी पूरी गलती है, तभी तुम यहाँ से भाग रही थी मुझे छोड़कर, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से मैं तुम्हारी फीलिंग्स का पहले ध्यान रखूंगा। ऐसे बोलकर फिर उसे हक करता है और उसे बताने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, और उसे बताता है कि तुम भी मेरी सिर्फ ओनली वाइफ हो और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई और नहीं आएगी। बस मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। फिर नेक्स्ट डे फूशन जब कंपनी जाने के लिए निकल रहा होता है तो वो बाव को बताने लगता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, तो बॉडीगार्ड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम घर पे ही रहकर मॉम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और फिर फूशन यहाँ सूजी के फोरहेड पे किस करके उसे अच्छे से गुड बाय करके जाने लगता है और सूजी भी यहाँ खुश हो रही होती है। और फिर सूजी तो यहाँ खुद को समझाने लगती है कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं एक गैंगस्टर को कैसे लाइक कर सकती हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ या फिर लॉयर। फिर फुशिन के यहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम उसके घर पे आई होती है और वो सूजी का नाम लेते हुए उसे आवाज़ दे रही होती है। तो सूजी पूछती है कि आप कौन। तो फिर वो कहती है कि तुम ही वो हो जिसने मेरे बेटे पर ऐसा जादू करी है कि उसने एंगेजमेंट तोड़कर तुमसे शादी करे। सूजी कहती है कि आप फुशिन की मॉम है, तो वो उन्हें बैठने के लिए बोल रही होती है। तो मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुनी हूँ कि मेरा बेटा तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कि उसने तुम्हारे लिए अपनी फियांसी की फैमिली तक को बैंकरप्ट कर दिया, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आई थी। सूजी कहती है कि आप कहे तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। तो ये सुनते के साथ ही फुशिन की मॉम चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो तुरंत ही अपना जेड ब्रेसलेट निकाल कर उसे पहना देती है और कहती है कि अब तुम इस घर की डॉटर इन लो। तो सूजी तो मना करने लग जाती है कि नहीं ये इतना महंगा है कि मैं नहीं ले सकती हूँ। तो फुशिन की मॉम नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, ये फुशिन की ग्रैंड माँ ने मुझे दी थी और अब ये तुम्हारा हुआ। वो कहने लगती है कि मैं तो सोच रही थी कि मेरा बेटा शायद लड़कियों को पसंद ही नहीं करता है, लेकिन अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि उसे सच में लड़कियाँ ही पसंद है, उसे इतनी अच्छी वाइफ जो मिल गई है। तो सूजी फिर ये सुनकर खुश हो रही होती है। तभी इतने में घर पे फुशिन भी आया होता है और वो पूछता है कि मॉम आप अचानक से। तो वो उसे डांटने लगती है कि तुमने मुझे अपनी वाइफ के बारे में पहले बताया नहीं, और तुम्हारी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि तुम दोनों की शादी भी हो गई और मैं कोई ज्वेलरी प्रिपेयर ही नहीं कर पाई अपनी डॉटर इन लॉ के लिए। और फिर फुशिन की मॉम सूजी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है और फुशिन से कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली है। और वो सूजी से भी कह देती है कि आगे ये कभी तुम्हें बुली करेगा ना तो मुझे बताना, मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। और फिर मॉम यहाँ पर सारी मेड्स वगैरह को सूजी के लिए सारी ज्वेलरी लाने बोलती है जो उन्होंने उसके लिए स्पेशली खरीदी है, और वो कहती है कि तुम इनमें से जो चाहे वो ले सकती हो। तो सूजी कहने लगती है कि आंटी ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो कहती है कि अभी भी तुम आंटी कह रही हो, अब मॉम बोलो। तभी इतने में यहाँ पर बाव आता है और वो सूजी को मॉम बोल रहा होता है। तो सुनते के साथ ही फिर
फूशियन की मॉम पूछने लगती है कि ये बच्चा किसका है। तो फूशियन जल्दी से सूजी को पकड़ते हुए अपनी मॉम को बताता है कि ये मेरा और सूजी का बेटा है। तो फिर मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मुझे एक ग्रैंडसन मिल ही गया। फिर सूजी रात में जब यहाँ बाव के साथ रूम में होती है तो वो फूशियन की मॉम के बारे में सोच रही होती है कि वो उसे कितना अच्छे से ट्रीट कर रही थी और उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाकर उसे इतने सारे गिफ्ट वगैरह भी दे रही थी। इतना अच्छा ट्रीटमेंट याद करके सूजी अपने पेरेंट्स को याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी के पेरेंट्स उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते थे और इवन पैसों के लिए वो उसकी शादी भी करवाने वाले थे। पर जब वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी तो उन लोगों ने उसे मार मार के घर के बाहर निकाल दिए थे। सूजी इस बारे में सोच रही होती है कि उसने पहली बार फैमिली का प्यार फील करी है। वो सोचती है कि काश हम सच में फैमिली बन जाते तो कितना अच्छा होता। सूजी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे फील हो रहा होता है कि अब वो सच में फूशियन को लाइक करने लग गई है और फूशियन बाव का भी एक अच्छा डैडी है। फिर नेक्स्ट डे सूजी बाव को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है। तभी वो कहने लगता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो सूजी तो कहने लगती है कि नहीं तुम्हें जाने पड़ेगा। और फूशियन कह रहा होता है कि ठीक है मत जाओ। पर फिर यहाँ आखिर में सूजी की चलती है और यहाँ बाव को स्कूल जाने के लिए निकलना ही पड़ता है। और फिर ये लोग जब बाव को स्कूल तक छोड़ने गए होते हैं तो फूशियन तो ऐसे उसे जाते हुए देखकर रो रहा होता है और कहने लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब वो डैडी से दूर जाएगा। सूजी ये देखकर सोचती है कि ये कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं हो गया। तभी इतने में असिस्टेंट भी यहाँ पर बाव के लिए रो रहा होता है और फूशियन और उसका असिस्टेंट फिर दोनों ही मिलकर अपना दुख बांट रहे होते हैं। तो सूजी को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है और वो इन दोनों को ऐसे छोड़कर बाहर चली जाती है। फिर हम स्कूल में देखते हैं जो बाव के क्लासमेट्स होते हैं वो उसे बुली करने लग जाते हैं तो वो भी उनसे फाइट कर रहा होता है। पर तभी वो बच्चा उसकी खिलौने वाली बंदूक छीन लेता है और देने से मना कर देता है और कहता है कि ये मेरा है। फिर यहाँ पर टीचर भी आती है तो वो भी उस लड़की का ही साथ दे रही होती है और बाव को ब्लेम करने लग जाती है। तो फिर वो तुरंत ही फूशियन को कॉल लगाता है और कहता है कि डैडी आप जल्दी से यहाँ स्कूल में आओ, मुझे बुली किया जा रहा है। तो फिर वो दूसरा बच्चा भी कहता है कि रुको मैं भी अपने डैडी को बुलाता हूँ और फिर वो भी अपने डैडी को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोल देता है। और फिर फूशियन और उस बच्चे का डैडी दोनों ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस बच्चे के डैडी को लग रहा होता है कि फूशियन को एक गरीब बंदा होगा, इसलिए वो तो उल्टा उसे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा होता है अपने बच्चे से और कहने लगता है कि ये खिलौने वाली बंदूक भी मेरे बच्चे की है, मैंने उसे दिलाया और तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं सीहाई ग्रुप कंपनी का बहुत ही खास एम्प्लॉय हूँ। तो फूशियन कहता है कि अच्छा तो लगता है तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तो यहाँ पर वो टीचर और ये बंदा दोनों ही मिलकर हंस रहे होते हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये मजाक कर रहा है। पर फिर जैसे उसे पता लगता है कि यही असल में कंपनी का सीईओ है तो वो तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है और बाव को भी उसकी खिलौने वाली बंदूक दिलवा देता है। और फिर वो टीचर भी डर जाती है कि उसने मिस्टर फूशियन से पंगा ले लिए और वो इन दोनों को ही यहाँ से फायर करवा देता है। और फिर यहाँ बॉस से कहता है कि तुम मेरे प्यारे बेटे हो, मैं इसके बाद से तुम्हें कभी बुली होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूशियन ने सूजी को प्रपोज करने के लिए कोई गिफ्ट खरीदा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूशियन ने अपने घर पे एक पार्टी रखा होता है सूजी और अपने बेटे को सभी से मिलवाने के लिए। और फिर यहाँ सूजी और बाव दोनों ही तैयार हो चुके होते हैं तो फूशियन उन लोग से मिलने जाता है। सूजी की तारीफ करने लगता है कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि उसे तो दिल ही नहीं कर रहा कि वो सभी को उसे दिखाए। तभी सूजी उसे कहने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था, पर इतने में असिस्टेंट आ जाता है फूशियन को कोई काम से लेके जाने के लिए। तो सूजी कहती है कि जाओ पहले अपना काम कर लो। फिर सूजी जब वॉशरूम जाने लगती है तो देखती है कि एक वेट्रेस जिसने मास्क से अपना फेस कवर की हुई है वो कॉल पर किससे बात कर रही होती है और बता रही होती है कि वो फूशियन की कंपनी के सीक्रेट्स अभी चुरा लेगी और फिर वो लोग उसे लीक करेंगे तो इस कंपनी से वो लोग जीत ही जाएंगे। सूजी ये सुनते के साथ ही जल्दी से उसे रोकने लग जाती है और उसे अंदर फूशियन के ऑफिस में जाने नहीं देती है और उसका मास्क हटाने लगती है तो वो बंदी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि फूशियन की ये पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है और वो सभी को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर कहने लगता है कि अब मैं अपनी वाइफ से भी आप सभी को मिलवाता हूँ। और फिर वो प्रपोजिंग स्टाइल में जब नील डाउन होकर बैठता है तो सूजी का इंतजार कर रहा होता है पर सूजी यहाँ पर नहीं आती तो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ सोच रही होती है कि मुझे भी अब जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से गई तो वो डॉक्यूमेंट वो लड़की चुरा लेगी जो कि फूशियन की कंपनी का ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो वो जाकर खुद ही उस डॉक्यूमेंट को ले लेती है और अपने पर्स में डाल लेती है। और फिर जैसे वो यहाँ पर पहुँचती है तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस हमारा प्लान काम कर गया, अब वो जो स्पाई है उसने वो डॉक्यूमेंट ले लिया है। फिर फूशियन यहाँ पर
सभी से कहता है कि अपनी वाइफ से मिलवाने से पहले मैं आप सभी को मेरे कंपनी के स्पाई को दिखाना चाहता हूँ ताकि सभी को उसकी असलियत पता लगे। और फिर जब वो वीडियो प्ले करता है तो उसमें सूजी ही डॉक्यूमेंट चुराते हुए दिखाई दे रही होती है। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि यानी वही कंपनी की स्पाई है। सूजी कहने लगती है कि मैं कोई चुरा नहीं रही थी, बल्कि मैं तो इसे बचाने के लिए सेफली रख रही थी। पर यहाँ पर सारे लोग नहीं मान रहे होते, तो फूशन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और सूजी उसे फिर क्लियरली सब बताने लगती है कि कैसे कोई और वो डॉक्यूमेंट चुराने आया था और वो बस सेफ बस जाने के लिए रख रही थी। तो फूशन उसकी बात पे बिलीव करने के लिए तुरंत ही मान जाता है और फिर वो सूजी से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में कोई और इंटेंशन से मेरे पास आई थी और तुम्हारा मुझे अप्रोच करने का कोई अलग मिशन था। तो सूजी ये मान लेती है कि उसकी क्लाइंट ने उसे काम दी थी, तो ये वो उसके क्राइम के बारे में पता करने आई थी। तो जब फूशन को ये पता लगता है कि सूजी उसे कोई गैंगस्टर समझ रही है, तो वो तुरंत ही उसे क्लियर करता है कि वो कोई ऐसा मिस्टर फू नहीं है जो गलत काम करता हो। उसने आज तक कभी लोन शार्किंग वाला काम किया ही नहीं। सूजी जाने के बाद खुश जाती है कि यानी तुम वो हो ही नहीं। मैं अभी तक कितना ज़्यादा अपसेट थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा मैं क्या करूँ। फूशन लेकिन इस बात से अपसेट हो जाता है कि सूजी ने शुरू से तो उससे शादी करने का झूठा ड्रामा करी। वो कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए शुरू से सिंसियर था और मैंने तुम्हें लाइक किया। और फिर वो उसे डिवोर्स के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपना लगेज लेकर जब निकल रही होती है तो वो यहाँ कहने लगती है कि मैं अपने बेटे बाव को भी लेकर जाऊँगी। तो फूशन कहने लगता है कि तुम इसे कैसे लेके जा सकती हो। तो सूजी बता देती है कि ये असल में मेरा सगा बेटा है। फूशन को ये भी शौक लगता है कि सूजी असल में वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़की थी जिसे वो ढूंढ रहा था और उसने ये बात भी उसे छिपा के रखी थी। वो अब और गुस्सा हो जाता है और सूजी को जाने बोल देता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सूजी फिर फूशन को मनाने के लिए उसकी कार के सामने आ जाती है और उसे माफ़ी मांगने लगती है और उसे एक और चांस मांगती है और उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दो और वापस मुझे चांस देने का सोचो तो इस होटल रूम में ज़रूर आना, यहीं पर ही हम लोग सबसे पहली बार मिले थे। फूशन कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। और जब वो अपनी कार में जाता है तो वो तो खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूशन तो पहले से होटल रूम में जाकर सूजी का इंतजार कर रहा होता है। तभी इतने में से बाव का कॉल आता है और वो कहने लगता है कि क्या मम्मी आप तक पहुंची, क्योंकि वो तो घर से निकल चुकी है और अब काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर सूजी को फूशन की एक्स फियोन्सी ने किडनैप करी होती है, उसे जेलसी में कि आखिर फूशन की शादी उससे कैसे हो सकती है और वो तो यहाँ से मारना चाह रही होती है। पर तभी फूशन अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है और सूजी को टाइमली बचा लेता है। फिर सूजी और फूशन यहाँ बाव के साथ घर पर आ जाते हैं और फिर तीनों अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहे होते हैं। फूशन की मॉम भी बहुत ही खुश होती है और वो उन दोनों की वेडिंग अरेंज करवा रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।